सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, व्याख्याता शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कुंडा। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 कृषि पढ़ेंगे। तो बच्चों, कृषि किसे कहते हैं? कृषि से क्या आशय है? तो बच्चों, कृषि फसल उत्पादन करने की प्रक्रिया जिसके अंतर्गत फसल उत्पादन आदि की कला, विज्ञान एवं तकनीक को कृषि कहते हैं। कृषि एक प्राथमिक कार्य है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग द्वारा मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। हमारे पूर्वजों के द्वारा हजारों वर्ष पूर्व चयन की गई फसलों का उत्पादन आज भी हम कर रहे हैं। प्रारंभ में फसल उत्पादन मुख्यतः भोजन के लिए किया जाता रहा। कालांतर में मनुष्य कपास, जूट आदि फसलों की भी खेती करने लगा। समय बीतने के साथ कृषि न केवल जीवन निर्वाह बल्कि व्यवसाय के दृष्टिकोण से भी की जाने लगी। आज फसल उत्पादन लगभग एक व्यवसाय बन चुका है। इस कारण किसान उन्हीं फसलों को प्राथमिकता देते हैं जिसमें अधिक लाभ मिल सके। फसल उत्पादन के इस व्यावसायिक दृष्टिकोण एवं मानव की बढ़ती आवश्यकता ने फसल उत्पादन के प्रतिरूपों में काफी बदलाव किया। यह बदलाव फसल उत्पादन के स्थान एवं समय दोनों स्तरों पर देखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों, भारत में फसल ऋतु। तो कृषि की विशेषता ऐसी है कि कहीं पूरे साल खेती की जा सकती है तो कहीं केवल वर्षा ऋतु में। हमें पता है कि भारत में साल भर एक जैसी जलवायु नहीं होती। इस कारण यहाँ साल भर एक जैसी फसलें नहीं उगाई जाती। इसके उदाहरण भारत के विभिन्न भागों में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सिंचित क्षेत्रों में बारिश में धान, ठंड के समय में गेहूं एवं सब्जियां, गर्मी के मौसम में सब्जियां उगाई जाती है। वर्ष के विभिन्न मौसम में फसल की किस्में बदल जाती है। भारत में वर्ष को फसलों के उत्पादन की दृष्टि से 3 ऋतुओं में विभाजित किया जाता है। इन तीनों ऋतुओं में भारत में उगाए जाने वाली फसलों में भिन्नता है। इस कारण तीनों ऋतुओं में भारत में अलग फसल देखने को मिलती है। ये इस प्रकार है। पहला खरीफ की फसल, दूसरा रबी की फसल और तीसरा जायद की फसल। बच्चों, परीक्षा में कई बार खरीफ की फसल और रबी की फसलों को पूछा जाता है। इनको विशेष रूप से ध्यान दीजिए। खरीफ की फसल और रबी की फसल में अंतर पूछा जाता है, इसको भी याद कीजिए। तो खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो इस ऋतु का आरंभ मानसून के आगमन के साथ ही हो जाता है। मानसूनी वर्षा लगभग पूरे भारत में होती है। इससे खेती के लिए पानी की उपलब्धता आसानी से हो जाती है। इसलिए इस ऋतु में देश की लगभग पूरी कृषि भूमि पर खेती की जाती है। इस ऋतु में मुख्यतः अधिक आर्द्रता और उच्च तापमान वाली फसलें उपजाई जाती है। इस मौसम की मुख्य फसलें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, महुआ, तुअर, मूंग, उड़द, तिल, मूंगफली और सोयाबीन। अब हम पढ़ेंगे बच्चों दूसरा रबी की फसल। तो खरीफ ऋतु की समाप्ति के बाद रबी की खेती शुरू हो जाती है जो पूरे शीत ऋतु तक चलती है। इस ऋतु में वर्षा बहुत कम होती है। वर्षा के कम हो जाने के कारण कृषि सिंचित अथवा नमी वाले प्रदेशों में ही की जाती है। इस ऋतु में बोई गई भूमि का रकबा खरीफ की तुलना में बहुत कम हो जाता है। इस ऋतु में शीत बर्दाश्त करने वाली फसलें बोई जाती है। रबी की मुख्य फसलें गेहूं, जौ, तोरिया, सरसों, अलसी, मसूर, चना है। शीतकाल में जहाँ कुछ वर्षा होती है या सिंचाई के द्वारा जहाँ पर पानी उपलब्ध हो जाता है वहाँ धान की फसल भी दी जाती है। उदाहरण के लिए इस काल में पश्चिम बंगाल में धान की खेती की जाती है। अब तीसरा हम पढ़ेंगे बच्चों
जायज की फसल। तो शीत ऋतु के बाद इस ऋतु का आगमन होता है, इसे गर्मा कृषि भी कहते हैं। इस मौसम में वर्षा नहीं होती, इसलिए इस समय केवल उन्हीं भागों में खेती की जाती है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है। इस मौसम में बोया गया क्षेत्र और भी संकुचित हो जाता है। आमतौर पर इस मौसम में नदियों के किनारे, झील के निकट, निम्न मैदानों के सिंचाई सुविधा युक्त भागों तक ही फसल का क्षेत्र सीमित हो जाता है। अधिकांश भूमि पड़ती पर ही रहती है। यह मौसम ग्रीष्मकाल की फसलों का है। इसमें उच्च तापमान सहन करने वाली फसलों का उत्पादन होता है। इस मौसम की प्रमुख फसलें हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, सब्जियां। इस मौसम में सिंचाई आधारित धान की खेती भी की जाती है, जो छत्तीसगढ़ के मैदानी भागों में हमको देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भारत में फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन का कृषि से प्राप्त होने वाली उपज की मात्रा से। विगत 60 वर्षों में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है। देश में अनाज का कुल उत्पादन 1950-51 में 51 मिलियन टन था, जो 2010-11 में बढ़कर 244 मिलियन टन हो गया। अनाज के उत्पादन में विगत 60 वर्षों में 5 गुना वृद्धि हुई है। इसी काल में जनसंख्या में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है। 1951 में देश की जनसंख्या 36 करोड़ थी, जो 2011 में बढ़कर 121 करोड़ हो गई। इस प्रकार पिछले 60 वर्षों में जनसंख्या की तुलना में अनाज उत्पादन में अधिक वृद्धि हुई है। देश में 1950-51 में दाल का उत्पादन 8 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 18 मिलियन टन हो गया। इस काल में दाल के उत्पादन में लगभग 2 गुना वृद्धि हुई। देश में 1950-51 में तिलहन का उत्पादन 5 मिलियन टन था, जो 2010-11 में 32 मिलियन टन हो गया। यह पहले से 6 गुना अधिक है। इस प्रकार देश में दाल के उत्पादन में कम वृद्धि हुई है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विगत 60 वर्षों में भारत में फसलों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। फसलों के उत्पादन में वृद्धि, उसके कुछ आधारभूत कारण होते हैं जो इस प्रकार है। पहला, नीरा बोए गए क्षेत्र में वृद्धि। दूसरा, सिंचित क्षेत्र में वृद्धि। तीसरा, उत्पादकता में वृद्धि। तो ये नीरा बोए गए क्षेत्र क्या होता है? तो नीरा बोए गए क्षेत्र का आशय उस भूमि से है जिस पर फसल बोई जाती है। यदि बोए गए क्षेत्रफल में वृद्धि हो तो उत्पादन में भी वृद्धि हो जाती है। भारत का क्षेत्रफल निश्चित है। निश्चित भूमि के अलग अलग उपयोग है। इस कारण यदि खेती की भूमि बढ़ाते हैं तो दूसरी भूमि कम हो जाती है। उदाहरण के लिए, यदि कृषि भूमि का विस्तार करना हो तो हमको जंगलों को साफ करना होता है। 60 वर्ष के आंकड़ों में हम कृषि भूमि में विस्तार देखते हैं। कृषि भूमि में यह विस्तार 1950 के दशक में ही हुआ है। इसके बाद विगत लंबे समय से यह स्थिर अवस्था में है। थोड़ा बहुत फर्क बढ़ती भूमि के कारण एवं कृषि भूमि के अन्य उपयोग के कारण आता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों विगत 60 वर्षों में भारत में नीरा बोया गया क्षेत्र। तो वर्ष 1950-51 में नीरा बोया गया क्षेत्र कितना था? नीरा बोया गया क्षेत्र 1950-51 में 119 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 1990-91 में नीरा बोया गया क्षेत्र था 143 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2001 में नीरा बोया गया क्षेत्र 141 मिलियन हेक्टेयर। वर्ष 2010-11 में नीरा बोया गया क्षेत्र 142 मिलियन हेक्टेयर था। अब हम पढ़ेंगे बच्चों सिंचित भूमि में वृद्धि। तो कृषि भूमि का विस्तार हम नहीं कर सकते, किंतु इसके उपयोग की बारंबारता में एक सीमा तक वृद्धि की जा सकती है। सिंचाई की सुविधाएं यही कहती है। कृषि के लिए एक प्रमुख आवश्यक कारक पानी है। वर्षा काल में यह प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है।
जिससे अधिकांश भागों में कृषि की जाती है। लेकिन बारिश के मौसम के बाद पानी के अभाव में अधिकांश भूमि पड़ती पड़ी रहती है। फसल उत्पादन में वृद्धि के लिए सिंचाई की सुविधाओं का विकास किया जाता है। इससे कुछ भूमि पर वर्षा काल के बाद भी कृषि संभव हो पाई है। 1950-51 में देश में कुल 21 मिलियन हेक्टेयर भूमि सिंचित थी। 2010-11 में इसमें 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई और यह 64 मिलियन हेक्टेयर हो गई। इसमें से कुछ भूमि ऐसी है जिस पर 2 बार सिंचाई की सुविधा संभव है। बच्चों, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है अधिक सिंचाई से दुष्परिणाम लिखिए। इसको विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो सिंचाई की सुविधा के विस्तार से उत्पादन में वृद्धि के लिए अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग किया जाने लगा। एक ही खेत में रबी एवं जायज फसलों में उत्पादनों में विस्तार किया गया। इसके लिए पानी की आवश्यकता थी। पानी की आवश्यकता बांध एवं भूमिगत जल से पूरी की जा रही है। भूमिगत जल के अत्यधिक दोहन से इसका स्तर नीचे जा रहा है। पंजाब एवं हरियाणा में भूमिगत जल स्तर 4 से 6 मीटर नीचे चला गया है। इससे कई नलकूप सूख गए हैं। इस प्रकार भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन किया जा रहा है और एक दिन ऐसा भी आएगा जब सारे नलकूप सूख जाएंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि हम उतने ही जल का उपयोग करें जितने का रिचार्ज संभव हो सके। तीसरा है उत्पादकता में वृद्धि। बच्चों, इससे एक प्रश्न आता है 1960 के दशक में उत्पादन में वृद्धि होने के कारण लिखिए। तो इसे ध्यान से सुनिएगा। तो तीसरा है हमारा उत्पादकता में वृद्धि। तो उत्पादकता से आशय है निश्चित भूमि पर फसल के उत्पादन से है। भूमि की मात्रा निश्चित है। इस पर सिंचाई की सुविधा का विस्तार भी निश्चित सीमा तक किया जा सकता है। इस कारण मानव ने प्रति हेक्टेयर उत्पादकता में वृद्धि का प्रयास किया और उसमें एक सीमा तक सफल भी रहा। उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि गेहूं एवं मक्का की फसल में दर्ज की गई। देश में 1950-51 में गेहूं की उत्पादकता 663 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 2938 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसी काल में मक्का की उत्पादकता 547 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से 2540 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। इसके विपरीत दाल की उत्पादकता में गेहूं और मक्का की तुलना में कम वृद्धि दर्ज की गई। देश में 1950-51 में दाल की उत्पादकता 441 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी, जो 2010-11 में बढ़कर 689 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हो गई। तो उत्पादकता के लिए कई उपाय अपनाए गए। इसमें अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग किया गया, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग किया गया, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया गया, बीजों का अनुसंधान कर नए अधिक उपज देने वाले बीज तैयार किए गए। पारंपरिक बीजों की तुलना में नए बीजों के प्रयोग से उत्पादकता में वृद्धि हुई। हरित क्रांति का आधार उन्नत बीजों और उर्वरकों को माना जाता है। रासायनिक खाद उत्पादकता में तात्कालिक वृद्धि का माध्यम है। 1965-66 में भारत में मात्र 7.6 लाख टन उर्वरकों का उपयोग किया गया था, जो 2001-2 में बढ़कर 174 लाख टन हो गया। उत्पादन में वृद्धि के चलते रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशकों का अंधाधुंध प्रयोग किया गया। इस प्रयोग से दीर्घकालीन दुष्परिणाम भी दिखने लगे। इसके परिणाम स्वरूप भूमि की उत्पादक क्षमता में कमी आ रही है। खेत बंजर बनते जा रहे हैं। इसका सर्वाधिक उपयोग पंजाब में किया गया, इसलिए सर्वाधिक दुष्परिणाम भी वहीं पर नजर आ रहे हैं। हमारे खान पान में जहरीले तत्व शामिल हो गए हैं, जिनसे कई बीमारियां फैल रही है। इस अंधेरे रास्ते से निकलने के लिए उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के विकल्प ढूंढने की जरूरत है। उन्नत बीज, रासायनिक उर्वरक तथा कीटनाशक काफी महंगे होते हैं। इन कारणों से उत्पादन लागत में काफी वृद्धि हुई है। भारत में अधिकांश सीमांत किसान हैं, जो महंगी उत्पादन लागत वहन करने में अक्षम है। यदि किसान महंगी उत्पादन लागत के द्वारा भी फसल उत्पादन में निवेश करते हैं और किसी प्राकृतिक प्रकोप, कीट आदि से फसल नष्ट हो जाए, तो किसान के पास कुछ नहीं बचता। यदि किसान का उत्पादन हो भी जाए और फसल का उचित मूल्य बाजार से प्राप्त न हो, तो किसान को नुकसान उठाना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों
फसल प्रतिरूप का बदलाव, साकरा की कहानी। तो किसी भी क्षेत्र में फसल प्रतिरूप में बदलाव के कई कारण हो सकते हैं। इसे समझने के लिए हम साकरा गांव की कहानी को पढ़ते हैं। यूँ तो छत्तीसगढ़ में कई साकरा नाम के स्थान हैं, किंतु यह साकरा धमतरी जिले के नगरी तहसील का एक प्रमुख गांव है। धमतरी जिले का यह बड़ा गांव है। गांव के लोग विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में संलग्न हैं, किंतु अधिकांश लोगों का जुड़ाव कृषि से है। यहाँ की प्रमुख फसल धान है। पहले किसान धान की खेती खरीफ मौसम में करते थे, जो मानसूनी पर निर्भर होती थी। खरीफ के बाद रबी में चना, लाखड़ी, गेहूं, अलसी उपजाते थे। रबी की प्रमुख फसल अपेक्षाकृत कम क्षेत्र में बोई जाती थी, किंतु लगभग 25 वर्ष पहले सोंडूर जलाशय से नहर द्वारा किसानों के खेत तक पानी दिया गया। इससे किसानों को अब खरीफ के मौसम में भी वर्षा का इंतजार करना नहीं पड़ता। नहर के पानी से सिंचाई कर धान उत्पादन करते हैं। खरीफ के अलावा रबी मौसम में भी किसानों को खेती में भरपूर पानी दिया गया है। यह पानी एक साथ दिया जाता है, जिससे सभी खेतों में पानी की इतनी मात्रा हो जाती है कि वहां आसानी से धान उपज हो सकती है। किंतु कम पानी की आवश्यकता वाली फसलें जैसे चना, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि का उत्पादन नहीं हो सकता है। शासन के द्वारा किसानों को न केवल पानी उपलब्ध कराया गया, बल्कि धान की खरीदी की व्यवस्था भी की गई। इससे किसान धान की खेती की ओर प्रोत्साहित हुए और रबी की फसलों में भी कई किसानों ने गेहूं, चना, अलसी, लाखड़ी आदि की खेती छोड़ दी। इससे प्रदेश में धान का उत्पादन बढ़ा और चना, अलसी, लाखड़ी आदि का उत्पादन कम हुआ। इस प्रकार शासन के द्वारा चलाए गए कदम से गांव के फसल प्रतिरूप में बदलाव आ गया। किंतु आज यहाँ के किसान भी कुछ समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनका कहना है कि अब वे रबी की फसल में चना, लाखड़ी, गेहूं, अलसी आदि की खेती चाहकर भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि खेतों में एक साथ पानी बहा दिया जाता है, जिससे मिट्टी इतनी गीली हो जाती है कि उस पर धान की खेती ही संभव नहीं है। धान की खेती ही संभव है। किसान अब खेतों में एक ही प्रकार की फसल धान बार बार लगा रहे हैं। इससे खेतों की उर्वरक क्षमता कम हो रही है। पहले वे एक धान की फसल बोते थे और दूसरी चना, लाखड़ी, अलसी आदि की फसल बोते थे, जिससे भूमि की उर्वरता प्राकृतिक रूप से बनी रहती थी। चना, लाखड़ी आदि दलहन वर्ग की फसल मिट्टी में नाइट्रोजन को संवर्धित करने की सहायक होती है। आज खरीफ और रबी मौसम में धान बो रहे हैं, जिससे उर्वरक क्षमता नष्ट हो रही है। पहले खेतों में मछलियां होती थी, जो उनके भोजन का मुख्य हिस्सा हुआ करती थी। लोग खेतों से मछलियां पकड़कर उसे सुखाकर उसका सेवन लंबे समय तक करते थे। लेकिन आज खेतों में मछलियां तो क्या, कीचुए भी गायब हो गए हैं। गांव के लोगों का मानना है कि रासायनिक खाद और कीटनाशकों ने सभी मछलियों को नष्ट कर दिया है। अब उन्हें बाजार से बड़ी मछलियां खरीद कर खाना पड़ता है, जो सबकी पहुंच में नहीं है। किसानों का यह अनुभव है कि अब वे खेत पर बिना रासायनिक खाद और कीटनाशक की खेती नहीं कर सकते, किंतु पहले ऐसा नहीं था। वे गोबर व खाद की सहायता से खेती करते थे और उसमें कीटाणु नहीं लगते थे। अर्थात अब किसानों की दुकानदारों पर निर्भरता बढ़ गई है। उन्हें बीज, उर्वरक, कीटनाशक आदि दुकानों से ही खरीदना पड़ता है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों भूमंडलीकरण एवं भारतीय कृषि। तो भूमंडलीकरण का आशय है एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय स्थापित करना। तो इसका मुख्य उद्देश्य है व्यापार अवरोधों को कम करना, जिससे वस्तुओं का विभिन्न देशों में बेरोक आदान प्रदान या प्रसार हो सके, व्यापार हो सके। आज कृषि एक व्यापार बन चुका है। अपने देश की खाद्य सुरक्षा
एवं इस व्यापार पर कब्जा करने के लिए विकसित देशों के द्वारा कई कदम उठाया गया है, जो इस प्रकार है। विकसित देशों की सरकारों के द्वारा अपने किसानों को भारी मात्रा में अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए चावल के उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 48% एवं जापान 89% सहायता देता है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादन में अमेरिका 47%, यूरोपीय समुदाय 32% एवं जापान 99% सहायता देता है। विकसित देशों के द्वारा किए जाने वाले इस अनुदान के कारण वहां के किसानों की फसल लागत कम या नहीं के बराबर हो जाती है। फसल लागत कम होने से विकसित देशों के कृषि उत्पाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सस्ते हो जाते हैं। इस कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग अधिक होती है। विकासशील देश ये अनुदान अपने किसानों को नहीं दे पाते हैं। भारत में अप्रत्यक्ष रूप से चावल उत्पादन पर 1.17% एवं गेहूं उत्पादन पर 3.83% टैक्स लिया जाता है। इससे इनके उत्पाद जो है वो महंगे हो जाते हैं। अतः अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विकासशील देशों के कृषि उत्पाद पिछड़ जाते हैं। विकासशील देश विकसित देशों के द्वारा कृषि क्षेत्र में दिए जाने वाले अनुदान का हमेशा विरोध करते रहे, किंतु विकसित देशों ने अनुदान देना बंद नहीं किया है। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा जीवन मूल्यों में उनके आधारभूत स्तर पर हेरफेर कर दी जाती है, ताकि उनमें विशिष्ट गुण या तत्व उत्पन्न हो सके। यह कृषि उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि को जन्म दे रही है। अब अनाज एवं सब्जियों की किस्मों, उर्वरकों, कीटनाशकों, पौध पुष्पों आदि के द्वारा कृषि उत्पादन में असाधारण वृद्धि हुई है। अब यह उत्पादन प्रयोगशालाओं में सीमित न रहकर विशाल व्यापारिक स्तर पर हो रहा है। इसमें लगभग $5 बिलियन राशि का निवेश हो गया है। इस उत्पादन में लगे फर्म 4-5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष अनुसंधान पर ही खर्च कर देते हैं। पश्चिमी देशों में ऐसी 300 विज्ञान आधारित फर्म इस कार्य में लगी हुई है, जिनको दुनिया की बहुराष्ट्रीय फर्में जैसे एलाइट, साइनामेट, सेब्रोन, डुपोट, सिबागिगी इन कंपनियों ने खरीदकर एक पक्षी एकीकरण कर लिया है। परिणाम यह हुआ है कि एक ही कंपनी यदि बीज बेचती है तो उसके लिए विशिष्ट उर्वरक एवं कीटनाशक भी बेचती है, जिसके अभाव में बीज कामयाब नहीं होता। अर्थात किसानों को बीज खरीदते समय हमेशा उसी कंपनी से उर्वरक एवं कीटनाशक खरीदना पड़ता है। इस प्रकार एक देश का किसान उस विदेशी कंपनी पर आश्रित हो जाता है। इससे विकासशील देशों की उत्पादन लागत बढ़ जाती है। तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी यह क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।